बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल का अब तक का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हाइफा जो असल में उनका सबसे अहम तरीन इलाका है, शहर है, और हाइफा पोर्ट से लेकर तमाम चीज़ें वहाँ पर उनकी ऑयल रिफाइनरी पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और धुएं से उठते हुए बादल या आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इतना ज़्यादा इजराइल का नुकसान हुआ है, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि उनका सारे का सारा स्ट्रक्चर तबाह हो गया है और सारी चीज़ें उनकी इस वक्त बुरी तरह बर्बाद हो गई हैं। यानी ऑयल रिफाइनरी का मतलब ये है कि आप किसी की ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दें तो आप पूरे मुल्क के अंदर ऑयल का बहरान पैदा हो जाता है। आपकी ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया जाए, यानी ये ऑयल रिफाइनरी इस लेवल पर जाकर काम करी थी कि पूरे मुल्क के अंदर इसका एक अच्छा खासा असर रसूख है। तो आप ऑयल रिफाइनरी को अगर उड़ा दें और आप उसको तबाह कर दें, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि ना कोई मिसाइल लगा है, ना कोई ड्रोन लगा है। अब सूरत हाल ये है कि इन पर एक साइबर हमला हुआ है। साइबर हमला जब होता है तो आप पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो हैक कर लेते हैं, सिस्टम को आप कंट्रोल में कर लेते हैं, और सिस्टम को जब आप अपने ताबे कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसमें तबाही भेज देते हैं और उसके बाद फिर वो तबाही का शिकार गलत कमांड आप देते हैं। यानी ये एक सही मायने में एक साइबर हमला होता है जिसके बाद आपका पूरे का पूरा सिस्टम तबाह हो जाता है। इसराइल के लिए इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और उसके पूरे का पूरा सिस्टम तबाह हो गया है और इस वक्त मैनुअली उनको काम करना पड़ेगा, जो कि आज के दौर में इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है। देखिए, हाइफा की अहमियत इसराइल के लिए इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर उनका सिक्योरिटी सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, तमाम चीज़ें इंस्टॉल है। वहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं और इसका ये मतलब है कि इस वक्त सूरत हाल इस लेवल पर आ चुकी है कि अब इसराइल पर साइबर हमले हो रहे हैं, और इतने ज़्यादा हमले हो रहे हैं कि इवन के आज हसन नसरुल्लाह ने जो तकरीर की तो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर ये बात बताई। उन्होंने कहा कि आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये तो छोटी सी वीडियो थी। उन्होंने कहा कि हमने जो एयर बेस थी इनकी एयरफोर्स की, वो इतनी ज़्यादा, यानी आप ये समझ लें कि सेंसिटिव थी इनके लिए, कि हमने उस बेस का इतना नुकसान किया है, इतना नुकसान किया है कि इसराइल के पैरों तले ज़मीन निकल गई है। कि उसके साथ हुआ क्या है? उन्होंने कहा कि हमने पूरे का पूरा स्ट्रक्चर उनका तबाह कर दिया है। आप एक चीज़ गौर से देखें कि स्ट्रक्चर जब तबाह हुआ है उसके बाद ही यमन की जंग, यानी पूरी तरह अमेरिका ने उस पर हमला कर लिया। उससे पहले अमेरिका ये कह रहा था चुप है, क्योंकि इसराइल को अब अंदाज़ा हो गया था कि अब दुनिया के अंदर जो खबरें बनना शुरू हो गई हैं वो हमारे खिलाफ बन रही है, लिहाजा अब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, अब ये हमला यहाँ पर पहुँचा है, इसके बाद अब यही तो स्ट्रेटजी थी इनकी कि इसके बाद करते करते हम अगले लेवल पर लेकर जाएंगे। अब इन्होंने जो प्लान किया है वो इसराइल के अंदर एक तो मिसाइलों की पहले बारिश, सब उनके ऊपर साइबर हमले शुरू हो गए हैं और उनकी पोर्ट्स और उनकी ऑयल रिफाइनरीज ये वो सब तबाह होना शुरू हो गए, जो इसराइल की इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुँचा रही है, इतना नुकसान पहुँचा रही है कि आप अंदाज़ा कर लें कि पिछले 24 घंटों के अंदर अवाम सड़कों पर है इसराइल के। वो गए नहीं है, वो कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया तमाशा, हमें कोई लैंड नहीं चाहिए, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, इस जंग को बंद करो। अब हमारे लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो लोग हैं जिनके पास दूसरी शरीयत है। मसला ये है कि आप अगर इसराइल में रह रहे हैं पिछले 10 साल से, 15 साल से, 25 साल से, बेशक आपके पास दोहरी शरीयत है, प्रॉब्लम फिर भी आपके लिए है कि अब आपने नौकरी रखी हुई, आपने सेटअप रखा है, कारोबार रखा है, तो आप जाकर किसी और मुल्क में शिफ्ट नहीं हो सकते। आपके बच्चे पढ़े हैं, चाहे आपके पास दोहरी शरीयत है। अब प्रॉब्लम सबसे लिए ये आ गया है कि वो कह रहे हैं कि बिजनेस क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही, कारोबार हमारा तबाह हो गया है, शिपिंग नहीं आ पा रही, जंग सर पर खड़ी हुई है, फिर एक और जंग यमन की छेड़ दी है। उधर आज आप देख लें कि हिजबुल्लाह ने अब मिसाइल मारना शुरू कर दी हैं। अब वो मिसाइल जाकर सीधी तरह इजराइल के अंदर लगे हैं, जिस पर उनका शदीद नुकसान हुआ है, और लोग कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। यानी आप सोच लें ज़रा, इस वक्त सायरन जो है वो दोबारा बजना शुरू हो गया। जब आप सायरन बजना शुरू हो जाते हैं आपके पूरे मुल्क के अंदर, डिफरेंट हिस्सों के अंदर, तो लोग अब इसको पागलपन से तशबीह देते हैं। इसराइल के लिए मसला ये हो गया है कि कुछ चीज़ें, एक तो देखिए उनके पास स्टॉक काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका हुआ है। अब दूसरा मरहला ये हो गया है कि एक अजीब बात है कि इसकी जिम्मेदारी अभी किसी ने कबूल नहीं की। हाइफा के ऊपर जो हमला हुआ है
उसकी जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। और ये इसराइल के लिए सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। उन्होंने इसको क्या कहा, उन्होंने कहा जी इंटरनली हमारे लिए ये यानी अंदर से ही कोई मसला हो गया जिसकी वजह से तबाही हुई है, वरना किसी ने हम पर हमला नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि अब बहुत सारे इसराइल के लिए जो फ्रंट खुले हुए थे वो फ्रंट अब इसराइल को नुकसान पहुंचाना शुरू हो गए हैं। इवन कि आज आप देख लेंगे हिजबुल्लाह की जानिब से ये बात कही गई है, उन्होंने कहा है कि अभी तक तो हमने तो आपसे जो लड़ाई की है वो तो शुरुआत थी, अभी तो लड़ाई की इब्तदा होनी है और बड़े पैमाने पर होनी है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम हमला करें, गजा से हमला जारी है, इराक से और बहुत सारी जगहों से और यमन से। अभी तो उन्होंने कहा इसकी पीक आनी है, तो इसराइल को अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने जो जंग छेड़ी है उसकी तबाही कितनी ज़्यादा होगी। और ये बिल्कुल ठीक बात है। अब हसन नसरुल्लाह ने एक बड़ी अजीब बात की है। उसने कहा कि हमें ये आकर कह रहे हैं कि आप इस जंग को रोक दें, आप इसमें लड़ाई ना करें। उन्होंने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम इनके साथ क्या करेंगे। एक तरफ आप हमें आकर कह रहे हैं जंग छुड़वाना चाहते हैं, रुकवाना चाहते हैं, तो एक काम करें ना, गजा के अंदर जाकर ये सारी बर्बरियत आप अपनी बंद कर दें। उन्होंने कहा हम तो लड़ाई नहीं रोकने वाले। आपको लगता है कि हम लड़ाई रोकेंगे, आपको भी अंदाज़ा नहीं है कि हम इस लड़ाई को किस पैमाने तक लेकर जाएंगे। आप 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, इस जंग को जीत नहीं पाए और आपने हमें ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारा जो फ्रंट है वो आप लोगों के साथ हमने वो हाल किया कि आपके नॉर्दर्न इसराइल से इतने लोग छोड़कर चले गए हैं, इलाके उन्होंने खाली कर दिए, जो लाखों के हिसाब से आपके बंदे चले गए हैं। अब आपको परेशानी ये हो रही है कि आप दूसरे ममालिक से हम पर प्रेशर डलवा रहे हैं और हमें पैगाम दे रहे हैं कि जी आप जंग बंद कर दें, क्योंकि इसराइल के अंदर तकरीबन 3.5-4 लाख से भी ज़ायद जो लोग हैं वो जो लिबनान के साथ बॉर्डर लगता है वहाँ से छोड़कर चले गए। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ले लिया है, यानी उन्होंने कहा जी हमारे लिए तो रहना मुश्किल है, हमने जंग की सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, लिहाजा हमें घर बैठे जो अलाउंस होता है वो दिया जाए। जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी बीमारी हो गई है, हमें ट्रॉमा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस चक्कर के अंदर उन्होंने कहा अब दूसरा इसराइल की इकॉनमी पर बोझ बढ़ा है, उनकी जो इंश्योरेंस स्कीम है उसके ऊपर बोझ बढ़ा है। जाहिर सी बात है वो बोझ तो पड़ना ही था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों ने एक तो काम करना छोड़ दिया, दूसरा वहाँ पर लोगों का बुहरान पैदा हो गया है, लेबर का बुहरान पैदा हो चुका हुआ है, उनके पास वर्कर्स नहीं है। बहुत सारे तो आपने जंगों के अंदर मरवा दिए ऑफिसर हैं, एक्टर सिंगर से लेकर इवन के इंजीनियर्स तक, उनको भी कहा कि जाओ जाकर लड़ो, अब वो मरना शुरू हो गए। देखिए इसराइल के लिए मसला ये है कि वो इस जंग ये उसका अफगानिस्तान बन चुका है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि जिस तरह अमेरिका का अफगानिस्तान बना था, वियतनाम बना था, ये उनके लिए अफगानिस्तान बन चुका है। और जंग जितने दिन जारी रह रही है, 25 के करीब डेली उनके तकरीबन एक एवरेज लगाएं तो 25 के करीब उनके फौजी मारे जाते हैं। आप सोचे ज़रा कि 30-35 हज़ार के करीब उनके फौजी ज़ख्मी हैं जो कि जंग में नहीं दोबारा जा सकते, कोई डिसेबल हो गया, कोई कुछ हो गया। इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब उनके फौजी मारे गए हैं तो बताएं उन्होंने क्या जंग लड़नी है। लेकिन एक मामला बड़ा क्लियरली अब आपको होता हुआ नजर आया है कि इसराइल का जो एक हवा था, क्या जो उसने दुनिया के अंदर अपना एक जिसे कहते पापा बनाया हुआ था, वो खत्म हो गया। और दूसरा मामला इनके लिए और ज्यादा खतरनाक हो गया है कि ये लोग अब जंग लड़ ही नहीं सकते, यानी इनकी सारे का सारा दारोमदार है अमेरिका के ऊपर। और इसी बात पर चाइना इस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को कैश करवाना चाहता है। देखिए इस वक्त ईरान ने और यमन हिजबुल्लाह को यानी पूरी तरह तैयारी के मराहिल में थी चीज़ें, उन्होंने यमन को हथियार पहुंचा दिए, यानी मिसाइल पहुंचा दी है और बैलिस्टिक मिसाइल हैं और दीगर उनके नेवल मिसाइल हैं, वो उन्होंने अमेरिका से लड़ाई करनी है। अब अमेरिका से जब वो लड़ाई करेंगे तो इस सारे मामले के अंदर सबसे बड़ा जो मसला पैदा होगा वो ये मसला पैदा हो गया है कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं रहेगा कुछ अरसे के बाद कि वो इजराइल की मदद कर सके, वो खुद यहाँ पर डूबेगा। यही वजह है कि नेतन्याहू ने आज ये बात की है। उसने कहा जी फौज का जो बजट है वो बढ़ा दें फौरी तौर पर, हमारे पास इस वक्त बजट ख़त्म हो गया है, बजट की कमी है हमारे पास। और साथ उसने कहा है कि जो जंग है अभी कई महीने, उसने कहा मैनी मोर मंथ्स, कई महीने ये जंग लेगी, लिहाजा हमारे लिए अब इसको लड़ना बड़ा मुश्किल है। अब आप सोचे करते क्या वो, हमारे जी 188 बंदे मरे हैं जी, बस इससे ज़्यादा नहीं। और भाई तुम्हारे सिर्फ 188 बंदे मरे होते तो तुम ये जंग जीत जाते। 188 तुम्हारी तो एक एक वीडियो के अंदर 50-50 70-70 बंदा मारा गया एक टाइम के ऊपर, और कह रहे हो कि जी हमारे तो सिर्फ 188 बंदे अभी तक मारे गए। आप पागल बना ले जितना बना सकते, किसी भी जंग के अंदर 188 बंदे मारे जाएं, सिर्फ 188,
तो आप सोचिए आपके साथ क्या, आप तो कहेंगे कि ठीक है यार जंगों में मारे जाते हैं 500,000 2,000 भी बंदा मारे जाए, हम जंग तो जीते ना। यानी 100 दिन हो गए हैं, आप सिर्फ वीडियोस निकाल लें, वो जो वीडियोस दी हैं हम आज की जानिब से, उन वीडियोस के अंदर हर मरने वाले एक टैंक के अंदर देख ले, चीज़ें देख ले, तो कम से कम आपको 5 से 10,000 बंदा तो मरता वहीं नजर आएगा। ये तो वो है जो असल में वीडियोस में है, बहुत सारी चीज़ों में आपको नजर नहीं आता, और उससे भी ज़्यादा सूरत हाल है। आप ये सोचिए कि इस वक्त इजराइल के अंदर बहुत बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं वहाँ पर कस्टमर्स नहीं हैं, और कस्टमर्स इसलिए नहीं हैं कि देखिए आपका माहौल ये होता है कि आपका न्यू ईयर हो, आपकी तमाम रसूमात हो, कुछ भी हो, जब जंग में ये तमाम चीज़ें चली जाती हैं तो फिर लड़ाई की सूरत हाल पैदा नहीं होती। तो अब यहाँ पर जो इनके लिए मसला सबसे बड़ा पैदा ये हो गया है कि उन्होंने कहा जी ये जंग बड़े महीनों तक जानी है। असल में ये जंग हो सकता है 4-5 साल जाए। ये असल में क्या चाह रहे हैं इजराइल के लोग, ये चाह रहे हैं कि जंग के अंदर हम ना कूदे, खत्म हो जाए। नेतन्याहू और तमाम ताकतें कह रही हैं कि अगर हम इस जंग को 1 साल तक ले गए तो हम आज कितनी देर लड़ सकते हैं। उनके पास आज नहीं तो कल वसाइल ख़त्म हो जाने हैं, तो जब वसाइल ख़त्म होंगे, खाना पीना ख़त्म हो जाएगा तो हम ये कर लेंगे। उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि आगे हैं रोज़े, और ये जो लोग लड़ रहे होते हैं ये तो बल्कि रोज़े रख लेते हैं, और उनको प्रैक्टिस होती है, जो गारों के अंदर रहते हैं, सारा कुछ करते हैं या सुरंगों में रहते हैं। आप सोचो उन्होंने सुरंगों में जो नेटवर्क बनाया है वहाँ पर क्या चीज़ें पहुँच रही थी, कितने लोग मरे होंगे, कितनी जानें गई होंगी। तो उन्होंने ये सारे का सारा जो सिस्टम किया था ये बड़ा सोच समझ के किया था। तो इजराइल के लिए इस वक्त जो पोजीशन है वो बड़ी ख़तरनाक है। उनको अंदाज़ा है, अब तो उनको कम से कम अंदाज़ा हो चुका है। आप ये सोचें कि इजराइल के अंदर आज से जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो 98% से 99% लोगों का ये ख्याल था कि हम ये जंग आसानी से जीत लेंगे। वो ग्राफ गिरा और वो अब गिरते गिरते पिछले महीने आया वो 78% पर, अब वो तकरीबन 50% तक आ गया है। सिर्फ इजराइल के अंदर 50% लोगों को यकीन है कि हम ये जंग जीत पाएंगे। 2 महीने 3 महीने गुजरने दे और आज़ाद अगर सर्वे हुआ ये ड्रॉप करके 20-25% पर आ जाएगा, क्योंकि जितने दिन हो गुजरते जा रहे हैं आपकी नाकामियां सामने आती जा रही हैं। इसीलिए तो इजराइल ने ये काम नहीं किया कि हम ये काम कर ले कुछ कर ले, उन्होंने काम ये किया कि हमने जंग छेड़ देनी है। अब हमले इन पर हो गए और इनको शक ये पैदा होता है कि हम पर जो साइबर हमले हो रहे हैं इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, ईरान का, रशिया का, चाइना का, किसका हाथ हो सकता है। मजे की बात यह है कि जिम्मेदारी कबूल नहीं की किसी ने अभी तक, लेकिन ये मामला हो गया है कि उनकी तबाही बहुत ज्यादा रिफाइनरी की हो गई है और अब करते करते उनकी बाकी चीजों के ऊपर भी हमला हो सकता है। सबसे पहले डिमोना और उनके जो एटमी हथियार हैं वो असल में इस वक्त निशाने पर आ सकते हैं। तो अब आप सोच लें जरा कि इस वक्त तकरीबन सड़कों के ऊपर इसराइल में आपने कभी ऐसा मंजर देखा ही नहीं होगा कि इजराइल की सड़कों पर 1.5 से 2 लाख बंदा 24, इसको कहते 24 आवर रैली थी। वो इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले, आज से पहले हमने ये कभी सिलसिला देखा ही नहीं है कि इजराइल में ये सूरत हाल पेश आई। लोग रो रहे हैं, बेजार हैं और वो पागल हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि बस करो, और ये बाज आने को तैयार नहीं। नेतन्याहू ने एक ही रट लगाई है, नहीं, इनफ इज इनफ हो जाए, हमने बाज नहीं आना, इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक हमने लेकर जाना है। मन तक उनकी कोई पीछे समझ नहीं आ पा रही, लेकिन करते करते अब ये सूरत हाल है कि इजराइल के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने चीज़ें समेटनी शुरू कर दी। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो इन्वेस्टर है वो भी भागना शुरू हो गया, स्पेशली इसराइल। वो इसको ये लगता है कि जंग पूरे खित्ते में फैलेगी। इसराइल के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि इतनी बड़ी तादाद में 24 घंटे लोग सड़कों पर हैं, ये आज से पहले हमने कभी ज़िंदगी में चीज़ देखी नहीं है। सो लिहाजा अब इसराइल में जो रॉकेट हैं, सायरन है उसके, वो एक्टिवेट हो रहे हैं। और मज़े की बात है ये ज़्यादातर एक्टिवेट होते हैं रात के टाइम जब ये सारे सो रहे होते हैं, और उनको ये नहीं पता होता, उनकी चूँकि ट्रेनिंग ही 75-76 सालों से यही हुई है कि भाई हमला जब होगा तो आपने शेल्टर्स में चले जाना है फौरी तौर पर। इवन के कुछ वाक़यात ऐसे आए हैं कि जब इनको कहा गया कि शेल्टर में जाओ तो लोगों ने समझा ये जी आम ही हमले होंगे, मिसाइल आ रहे हैं, कुछ नहीं, वो गई नहीं। और उसके बाद किसी के घर में, किसी की जगह पर, तो वहाँ पर जाकर मिसाइल गिरी। ये उनके लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। अगर ना होती तो आज इजराइल में क्या इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग सड़कों पर निकले होते, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो लिहाजा इस वक्त जो मामला है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पोजीशन इसराइल की बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। लोग रो रहे हैं, लोग बेजार हैं, और वो कहते हैं कि बस अब हमारी बस हो चुकी है, आप इस जंग को बंद कर दें।
देखिए, नेतन्याहू ने इस जंग को बंद नहीं करना अनटिल कि ये बंदा फारिग हो जाए या इसको आप हटा दे, कुछ कर दें। अमेरिका को भी अंदाज़ा हो गया कि अभी उन्होंने यमन पर जो हमला किया वो बेकार गया है और उन्होंने उनको धोखा दे दिया है। और जिन जगहों पर हमला किया है वहाँ पर तो इस तरह की कोई ऑपरेशन या स्टोरेज जिसे कहते हैं फैसिलिटीज़ जो मिसाइलों की थी, ड्रोन्स की थी, वो थी नहीं। तो वो हमला भी उनका बेकार गया और इंफॉर्मेशन भी, डाटा भी सारा उनके हाथ लग गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।